नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एफआईआर, कंप्लेंट और 156(3) सीआरपीसी। इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही माइन्यूटली समझने की आज हम लोग कोशिश करने वाले हैं। और क्या है 156(3), क्या है कंप्लेंट यानी परिवाद, और क्या होता है एफआईआर। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, कोई घटना घटित होती है और वो पीड़ित होता है, तो वो सबसे पहले थाने की तरफ जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास करता है। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं करती है, तब फिर उसके पास केवल एक रास्ता बचता है कि वो न्यायालय की शरण ले और न्यायालय के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाए और स्वयं को न्याय दिलाने की कवायद में वो लग जाता है। इसके लिए सीआरपीसी में व्यवस्था दी गई है। एक सीआरपीसी 156 के सब सेक्शन 3 में 156(3) की व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, 156(3) के तहत एक परिवाद बना करके, एक एप्लीकेशन बना करके हम लोग न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष मूव करते हैं। मजिस्ट्रेट उसमें संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगता है और उस रिपोर्ट के माध्यम से वो निर्णित करता है कि क्या इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, या जिसे अभियुक्त बनाया जाना है, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है, उसके मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, और क्या इस प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज है कि नहीं है। फिर उसके बाद अपने प्रोसीडिंग्स के आधार पर उसमें गवाही होती है, वादी का बयान होता है। वादी के बयान के बाद फिर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यदि है, या घटना का कोई साक्ष्य अगर है, या कोई चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है, तो इन सभी मामलों के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और निस्तारण करते समय मजिस्ट्रेट अपने विवेकाधिकार से यह निर्णित करते हैं कि उस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए, या मामले को एज अ कंप्लेंट यानी एक परिवाद के रूप में देखना चाहिए, या उसे खारिज कर देना चाहिए। जज के पास 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जो एप्लीकेशन है, जो प्रार्थना पत्र है, उसे या तो एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद संबंधित थानाध्यक्ष को या थाने को यह निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि इन धाराओं में मामले को दर्ज कर लिया जाए। घनश्याम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इसी मामले को देखते हुए एक मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले को खारिज किया गया था, जिसके बाद एप्लीकेंट जो था 156(3) सीआरपीसी का जो एप्लीकेंट था घनश्याम कुमार शुक्ल, उसने हाई कोर्ट में अपील की और उसके मामले में ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट थे उन्हें यह निर्देश दिया गया कि आपको मामले को समझना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये देखना चाहिए कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है। इसके आधार पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मामले को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर असंज्ञेय है, अगर संज्ञेय मामला है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और पुलिस को निर्देश दिया जा सकता है कि इस मामले को आप दर्ज करें। और अगर असंज्ञेय मामला है तो उसे मजिस्ट्रेट कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट के रूप में उसे देख सकते हैं या उसकी प्रोसीडिंग्स करा सकते हैं। अदरवाइज अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसे खारिज कर देना चाहिए तो उसे खारिज भी किया जा सकता है। ये हो गया दोस्तों एफआईआर दर्ज न होने पर न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली। दूसरा आता है दोस्तों परिवाद, कंप्लेंट। कंप्लेंट का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सीआरपीसी सेक्शन 200 में इसकी व्यवस्था दी गई है कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है और थाने से उसे रिलीफ नहीं मिलती है, थाना उसका मुकदमा दर्ज नहीं करता है, थाना मामले की जांच नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है। सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन बनाएगा और एप्लीकेशन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजेगा या मिल करके उसे रिसीव कराएगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यदि उसमें कोई आदेश नहीं करते हैं तो विद इन वन वीक 1 हफ्ते के अंदर वो अपना परिवाद बना करके उसे एक परिवाद के रूप में बना करके न्यायालय में संबंधित थाने से जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष परिवाद दाखिल कर सकता है। परिवाद दाखिल करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहली जो प्रोसीडिंग होती है वो न्यायालय के समक्ष परिवादी का बयान होता है, जो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत 223 का बयान होता है। इसमें गवाहों की परीक्षा ली जाती है, यानी कि मामले की जो पुष्टि करता है, जो पुष्टि करने वाले लोग हैं, इनकी परीक्षा ली जाती है। उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि आप भगवान की कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे या सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इस शपथ के बाद उनका जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट सीधे रिकॉर्ड करते हैं और वो लिखित रिकॉर्ड होती है और रिटन स्टेटमेंट के तहत उस पर मजिस्ट्रेट की, परिवादी की और गवाहों का हस्ताक्षर लिया जाता है। हस्ताक्षर लेने के बाद उस परिवाद के माध्यम से यह निर्णित किया जाता है या निस्तारित किया जाता है कि उस मामले में कौन कौन सी धाराएं अधिरोपित की जाएंगी अभियुक्त के ऊपर। इसमें जब दोनों गवाहों का बयान हो जाता है, बयान के बाद की ये प्रक्रिया है दोस्तों कि उसमें धाराएं निर्धारित की जाती हैं। धाराएं निर्धारित करने के बाद सीधे मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त को वारंट किया जाता है, उसे बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसका बयान लिया जाता है। और ये प्रक्रिया है कि जब लास्ट में जब दोनों पक्षों का यानी परिवादी का और अभियुक्त का दोनों का बयान जब ले लिया जाता है, दोनों के गवाहों का बयान ले लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट ये निर्णय करती है कि कौन दोषी है या नहीं दोषी है। जो दोषी होता है उसे कोर्ट के माध्यम से सुसंगत धाराओं में निरुद्ध किए जाने के बाद उसे बेल करानी होती है। बेल कराने के बाद जैसे एफआईआर या स्टेट केसेस में जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ट्रायल होते हैं, जिरह होती है, बहस होता है। बहस के बाद मामले का निस्तारण गुण और दोषों के आधार पर निस्तारित किया जाता है और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है, जो भी धाराएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि एक व्यक्ति समाज में रहते हुए यदि वो पीड़ित होता है या उसके खिलाफ कोई अपराध घटित होता है और पुलिस स्टेशन यानी थाने से यदि उसे रिलीफ नहीं मिलता है तो वह न्यायालय में ये 2 माध्यमों से अपने आप को रिलीफ दिला सकता है। न्यायालय को यह व्यवस्था दी गई है, मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया है हमारे कानून के माध्यम से कि वो पीड़ित की शिकायत सीधे तौर पर सुन सकता है और उस पर पुलिस स्टेशन को, थाने को डायरेक्ट आदेशित किया जा सकता है कि मामले को दर्ज करे या परिवाद के माध्यम से वो शिकायत स्वयं दर्ज करके, मुकदमा स्वयं दर्ज करके और उसे निस्तारित कर सकता है। उसमें गुण व दोष के आधार पर पीड़ित को न्याय दिला सकता है और अभियुक्तों को सजा देने का एक अधिकार जो न्यायालयों को दिया गया है ये कर सकता है, या 156(3) के मामले से थानों को निर्देशित कर सकता है कि इस मामले में ये मुकदमा दर्ज किया जाए। तो दोस्तों आपके स्नेह और प्रेम के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे। हमारे चैनल पे बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोबारा अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।